Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our new lecture of our chapter Units and Dimensions for JEE. So we have covered so many practical conceptual things so far. So in this lecture we are gonna focus on the main problem that the any common aspirant of JEE faces, that is how to solve the problems that are actually in the exam, like JEE Advanced PYQ, or be it your standard book like HC Verma, है ना? So let's just start without wasting our time. I will teach you how to solve the problems, how to look at the problems, and I expect that by the end of this lecture, you will feel a boost in your confidence in regards to the things that I will teach you in the lecture that we are in right now, है ना? So let's just move ahead. So let's just start with our official PYQs of JEE Advanced, है ना? So first question, as we can see, is from JEE Advanced 2013, and the question is very much simple. It's just to match the some kind of quantities or constants with the kind of dimensions that they have, है ना? So अभी के लिए आपको फिर से मैं यही सजेस्ट करूंगा, डोंट वरी अबाउट कि ये कहाँ से फॉर्मूलाज कहाँ से आए। जस्ट वरी अबाउट कि आपको अगर फॉर्मूला दिया हो तो क्या आप मैच कर पा रहे हो या नहीं डायमेंशंस को, है ना? बिकॉज फॉर्मूला जब आप पूरी फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, है ना? ट्रस्ट मी। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो आप आइडियल गैस में पढ़ते हो समथिंग लाइक एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल, है ना? सो E इज इक्वल टू 3/2 kT। दिस इज द फॉर्मूला हियर, दिस इज योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना? तो आपको इसके डायमेंशन निकालने, तो कैसे निकालोगे? के कर दो, ऐसे हो जाएगा, है ना? 2E/3T, ठीक है। अब इसका तो कुछ नहीं होता डायमेंशन, सीधे कर दो E। एनर्जी क्या होता है? वर्क का डायमेंशन अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होगा? केल्विन कर दो या थीटा कर दो अभी के लिए, है ना? केल्विन या थीटा कुछ भी, तो क्या हो जाएगा? mL2T-2 थीटा -1। और क्योंकि यहाँ पे केल्विन है तो K-1। अब देखो कहाँ से कहाँ मैच हो रहा है, mL2T-2 K-1। योर P गोज विद 4, योर P गोज विद 4, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, बिकॉज P 3 के साथ है। तो हमें दो ऑप्शन बचे। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये आपको मैंने बताया था स्टोक्स लॉ, 6 पाई आपका ईटा आर वी। ईटा के डायमेंशन निकालो, एफ बाई आर वी, है ना? यही होगा, मतलब आपको कांस्टेंट की टेंशन नहीं है, आप बस ईटा के डायमेंशन निकालो। तो क्या होगा ईटा का डायमेंशन? फोर्स mL/T-2। आर मतलब लेंथ, लेंथ का डायमेंशन होगा ना आर का, रेडियस का। वी आपका स्पीड या वेलोसिटी, दैट विल बी LT-1। ठीक है, क्या हो गया बताइए? mL-1, ठीक है, एक एल से एक एल गया, एक एल फर्दर आएगा, और T-2 -1 +1, mL-1 T-1। तो mL-1 T-1 इज योर सेकेंड का 2, तो Q का 2 आपका यही है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो योर C इज द राइट आंसर, बट वी कैन चेक कि प्लैंक्स कांस्टेंट, तो E इज इक्वल टू एच न्यू। तो H क्या हो जाएगा? ये प्लैंक्स कांस्टेंट, E अपॉन न्यू। एनर्जी इज वर्क अपॉन न्यू। न्यू क्या होता है? 1/T, मतलब T-1, तो ये होना चाहिए mL2T-2 अपॉन T-1। दिस विल बी और -2 -1, फिर से mL2T-1, है ना? +1, मतलब एक -1 कम हो जाएगा, तो दिस विल गो विथ योर 1। तो 1 बिल्कुल सही। S विल गो विथ 3, लास्ट ऑप्शन है। थर्मल कंडक्टिविटी अभी आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, ये सब आप हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला होता है योर फूरियर्स लॉ हीट कंडक्शन का, दैट इज समथिंग लाइक दिस, है ना? तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, ये आपका चेंज इन, मतलब जो भी लेंथ माइनस लेंथ, है ना? और ये आपका डेल्टा टी, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ये आपका हीट, हीट का फॉर्मूला आपको पता है, जो एनर्जी, हीट एनर्जी है ना, ये आपका एरिया, डेल्टा टी आपका टेम्परेचर डिफरेंस, के आपको निकालना है। दिस इज योर हीट थर्मल कंडक्टिविटी, है ना? So I hope you don't have any kind of doubt in this question. It was a pretty much basic question. Just the thing is that आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। यू डोंट हैव टू लाइक कि आपको एग्जैक्ट पता हो, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कौन से चैप्टर से, और वो अभी नहीं होगा, वो होगा जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। एंड फॉर द ड्रॉपर्स जिन्होंने ये सब चीज़ें कर रखी हैं, आई होप यू आर नॉट लाइक डीलिंग विद एनी काइंड ऑफ इश्यूज एंड फाइंडिंग कि आपकी क्वांटिटीज कौन से चैप्टर से, है ना? बाकी जो न्यू है आपके 11th, है ना, 11th क्लास वाले, उनको इसकी दिक्कत, इसकी टेंशन नहीं लेनी है, ये हो जाएगा, है ना? आगे चलते हैं।
नेक्स्ट इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम योर जेई एडवांस 2018, है ना. सो द क्वेश्चन इज काइंड ऑफ सिंपल इफ यू नो अ फ्यू थिंग्स. दिस इज योर, आपको मैंने बताया एप्सिलॉन नॉट, है ना. दिस इज म्यू नॉट. दिस इज योर परमिटिविटी. दिस इज योर परमिएबिलिटी. एब्सोल्यूट या जो भी हो वो आपको टेंशन लेनी है. ये आप पढ़ते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या आप पढ़ते हो मैग्नेटिज्म में, है ना. अब मुझे ये बताओ आप कैसे पता लगाओगे क्या. या तो आपको कुछ इनिशियल क्लासेस के फॉर्मूले पता हो, जैसे आपको अगर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ऐसा कुछ पता हो, है ना. या आपको म्यू नॉट ये पता हो. ठीक है, मैंने बताए थे कुछ मतलब डिराइव करने को, बाकी कुछ नहीं. नहीं भी पता हो तो मैं आपको बताऊं ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. पता है क्यों? बिकॉज आप एक चैप्टर पढ़ते हैं ईएम वेव्स, उसमें आप इन दोनों का रिलेशन पढ़ते हो स्पीड ऑफ लाइट वगैरह से, है ना. तो आपको पता होना चाहिए कि जो सी आता है आपका सी, दैट इज 1/μ0 ε0. मतलब कि ये आप ईएम वेव्स में एज इट इज फॉर्मूला पढ़ते हो कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1/रूट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन वैक्यूम. एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी इन वैक्यूम, है ना. ये परमिटिविटी ये परमिएबिलिटी समझ आता है. तो इससे आप कर सकते हो. एल टी माइनस वन विल बी इक्वल टू 1/√μ0 ε0. इससे कर सकते हो. अब क्या करेंगे हम बताइए. पहले रूट कर लूं ताकि इजी हो जाए. तो रूट कर दूंगा, एलएचएस में भी रूट हो जाएगा, यहां भी. ठीक है. अब मुझे क्या करना है, म्यू नॉट इक्वल टू ई नॉट ऑफ समथिंग, है ना. तो मैं क्या करता हूँ, म्यू नॉट को यहां कर देता हूँ, इनको यहां कर देता हूँ. म्यू नॉट इक्वल टू ई नॉट की पावर -1 हो जाएगा. ठीक है. और ये आ जाएंगे नीचे तो ऊपर जाएंगे L-2 T2, है ना. ये पावर रिवर्स हो जाएंगी. तो कहाँ है ये ऑप्शन आपका, ई नॉट की पावर -1 L-2 T2. नहीं एक सेकंड, ये ई नॉट की पावर -1. ठीक है, डी ऑप्शन, है ना. तो डी ऑप्शन, इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन. आपको ये पता चल जाएगा कि स्पीड, अब आप मीडियम के लिए भी कर सकते हो, जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो वो आप हो जाएगा √μm/em, है ना. ये चीज़ें आपको दिक्कत नहीं है, ये आप बाद में देखोगे, इसमें कोई आपको वरी नहीं करना है. द थिंग इज आपको बस ये सॉल्व दिखना आना चाहिए कि ये हो कैसे रहा है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये एडवांस 2014 का, बेस्ड ऑन डिमेंशनल एनालिसिस या फॉर्मूला to find the distance d over which a signal can be seen clearly in the foggy conditions. A railways engineer uses dimensional analysis and assumes that the distance depends on the mass density rho of the fog, intensity s of the light from the signal and its frequency. The engineer finds that the ठीक है. तो आपको क्या है कि सिग्नल फिट करने हैं रेलवे इंजीनियर ने, बट उसने देखना है कि भाई किस डिस्टेंस पे रखूं, और मतलब जो भी लाइट मतलब सिग्नल से आएगी वो फॉग उसको कितना मतलब एटेन्यूएट कर देगा उस लाइट को, मतलब कि वो दिखना कैसे बंद होगा. तो वो सारी चीजें कि वो क्लियरली दिख पाए, उसका एक रिलेशन. अब मुझे ये बताओ, आपको इसने बता दिया है पहले ही, क्या बता दिया है, शाबाश, कि आपका डिस्टेंस फाइंड कि ऐसी डिस्टेंस, मान लो यहां से देखना है तो यहां पे अगर सिग्नल सेट कर रहा हूं और यहां से यहां पूरा दिख रहा है, तो वो डिस्टेंस फाइंड करनी है जहां पे फॉग के होते हुए भी, और इसकी खुद की सोर्स की इंटेंसिटी और ये सारी चीजें कंसीडर करते हुए, फ्रीक्वेंसी कंसीडर करते हुए, कैसे आप फाइंड करोगे कि मतलब आपका जो जो डी है डिस्टेंस, ये किस पे डिपेंड करता है. इसने बोला कि द इंजीनियर आफ्टर ऑल दैट फाइंड्स दैट द डी इज प्रोपोर्शनल टू एस इज योर इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फ्रॉम द सिग्नल. अभी के लिए आप इंटेंसिटी ऐसा समझो कि भाई कितना इंटेंस लाइट आपका यहाँ से आ रही है, उसकी पावर 1/n, कुछ ऐसा रिलेशन है. आपको बोला भाई ये n की n पता करो, n क्या है ना. तो कैसे सॉल्व करेंगे, अभी अभी आपको बताया था लास्ट लेक्चर्स में कैसे आप फॉर्मूला बनाते हो. मुझे बताओ इसने क्या बोला है कि डिस्टेंस d, a railways engineer uses dimensional analysis and assumes that the distance जहां से ये सिग्नल क्लियरली दिखेगा डिपेंड्स ऑन द मास डेंसिटी ऑफ द फॉग, तो प्रोपोर्शनल टू मास डेंसिटी ऑफ द फॉग की पावर x, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फ्रॉम द सिग्नल, ये खुद जो सिग्नल है इससे जो लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी की पावर y. ठीक है. एंड इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, है ना, सिग्नल जो भी लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स की पावर z, है ना. तो आपको बोला है कि भाई आप बताओ ये d के साथ जो रिलेशन है s की पावर है, तो आपको y को 1/n की फॉर्म में निकालना है. आप पहले y निकाल लो. मुझे बताओ आपको अगर कुछ नहीं पता है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, डेंसिटी सबको ही पता होता है, मास डेंसिटी है, ये क्या दिया हुआ है, मास डेंसिटी रो, है ना. मास डेंसिटी पता है, मास बाई वॉल्यूम. ठीक है. और इंटेंसिटी का भी फॉर्मूला दिया है, पावर बाई एरिया.
वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी किसी सरफेस यूनिट सरफेस एरिया पे यूनिट टाइम पे कितनी मतलब फॉल हो रही है, बट वो आपको दिक्कत या निकल रही है जो भी, आप कभी इसमें नहीं सोचना, फ्रीक्वेंसी आपको पता है। अब कैसे करेंगे बताइए, शाबाश। डिस्टेंस के लिए देखो, इसको ऐसे कर दो अभी के लिए, कांस्टेंट होता अगर कुछ तो ये आता रो की पावर एक्स, एस की पावर वाई, एफ की पावर जेड। ठीक है, इस कांस्टेंट का तो कोई यूज नहीं, हम मानते हैं कि ये डायमेंशनलेस है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड एल है, राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, एल होना चाहिए। अब ये क्या है, मास डेंसिटी। मास डेंसिटी मतलब मास बाई वॉल्यूम। क्या लिखने की नीड है बार बार? जस्ट बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन ऑफ जेई एडवांस डजंट मीन कि हम अपने बेसिक में जो चीजें सीखी हैं उसमें यहाँ पे डर के एक एक चीज लिखे। हाँ मतलब आपको पेपर में एक्यूरेसी रखनी है, बट दैट डजंट मीन कि हम यहाँ पे फालतू में मास डेंसिटी में भी ओवर थिंक करें, है ना। नेक्स्ट इज योर एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। एनर्जी क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू। एरिया क्या होता है, एल स्क्वेयर और टी टाइम। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा एम टी माइनस थ्री। तो एम टी माइनस थ्री की पावर वाई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वन अपॉन टाइम पीरियड की पावर जेड। ठीक है, अब क्या करो, एल मास क्या हो जाएगा, मास की पावर एक्स प्लस वाई, दिख रहा है आपको, लेंथ की पावर माइनस थ्री एक्स, और बस यही आया। टाइम की पावर आपका यहां से तो नहीं आ रहा, यहां से आ जाएगा माइनस थ्री वाई, यहां से आ जाएगा माइनस जेड। क्या ये समझ आता है? अब सॉल्व करो, इस साइड पे ये क्या है, एम जीरो एल वन टी जीरो, और ये राइट हैंड साइड ये सब है। कंपेयर करो, एक्स प्लस वाई शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, माइनस थ्री एक्स शुड बी इक्वल टू वन, और माइनस थ्री वाई माइनस जेड इज इक्वल टू फिर से जीरो। अब देखो आपको ना, आपको दिख रहा है आपको यहाँ पे ना, ये यहाँ से क्या आ जाएगा, x आ जाएगा माइनस वन बाई थ्री। एक्स क्या आ जाएगा, माइनस वन बाई थ्री। अगर x माइनस वन बाई थ्री आ गया, इसमें पुट कर दो तो y आ जाएगा वन बाई थ्री। आपको क्या निकालना है कि n की वैल्यू निकालनी है, और s की पावर वन बाई एन। अब s की पावर जो है दैट इज y, और y आ चुका हमारे पास वन बाई थ्री। तो मतलब हमारे पास आ चुका है s की पावर वन बाई थ्री। और इसने खुद भी बोला था कि जो डिस्टेंस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू s की पावर वन बाई एन, मतलब हमारे पास वो आया वन बाई थ्री। तो n क्या हुआ, n हुआ आपका थ्री। क्या ये समझ आता है? तो यहां पे पता है एक चीज क्या होती है, एडवांस की खास बात, चाहता तो ये आपसे डायरेक्ट पावर पूछ सकता था इसकी, लेकिन दिस इज द क्वालिटी ऑफ द एग्जाम। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उस प्रेशर में ये चेक कर रहा है कि आपने जल्दबाजी में वन बाई थ्री निकाला, बट आपसे पूछा वो नहीं है, आपसे पूछा भाई डिनोमिनेटर में जो है एन वो निकालो। या कई बार ऐसे बोल सकता है कि भाई अगर ये जो है एस की पावर सी है, सी, तो आप बताओ मुझे थर्टी सी कितना होगा। ठीक है, अब बच्चे जल्दी जल्दी बोलेंगे सी निकल गया वन बाई थ्री, नहीं बच्चा, थर्टी इंटू वन बाई थ्री पूछा है, दैट इज टेन। सो दैट्स द क्वालिटी ऑफ द एग्जाम। एडवांस को सॉल्व करने का एक तरीका होता है दैट यू डोंट हैव टू रन बिहाइंड ऑल द क्वेश्चन, जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस दैट यू कैन इन अ टाइम फ्रेम, कि आप बिना स्ट्रेस के, विद प्रेजेंस ऑफ माइंड, विद योर बेसिक्स, विद योर प्रैक्टिस। ये सारी चीजें अप्लाई होती हैं विद टाइम मैनेजमेंट। जिस बच्चे ने ये सारे डायमेंशंस कवर किए, ही और शी इज डेफिनेटली गोना क्रैक दिस, एंड इट्स नॉट अ बिग डील, है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन अ सॉलिड स्फीयर। अच्छा यहाँ तक आपके ठीक है, ये पीवाईक्यू थे। अब हम बात करते हैं बेसिक स्टैंडर्ड बुक जो आपको कवर करनी ही है। आई विल सजेस्ट दैट इज योर एच सी वर्मा, ताकि आपके थोड़े बहुत, देखो अगर थोड़ा और हाई लेवल जाना है तो यू कैन कवर एरोडो, है ना। बट स्टार्टिंग में आप एच सी वर्मा ट्राई कीजिए, फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाइए। देयर इज नो नीड टू जस्ट रश बिहाइंड थिंग्स, है ना। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन वेरी मच सिंपल, व्हेन अ सॉलिड स्फीयर मूव्स थ्रू अ लिक्विड, व्हेन अ सॉलिड स्फीयर मूव्स थ्रू अ लिक्विड, ठीक है, मान लो ये लिक्विड है, द लिक्विड अपोजेस द मोशन विद द फोर्स। ऑब्वियसली देखो, अगर मैं इसको शहद बना दूं, ठीक है, ये जैसे ही बॉल में इसमें फेंकूंगा, क्या आपको लगता है एकदम से पास कर जाएगी? ये आराम आराम से होती है, क्यों? क्योंकि लिक्विड इसको ड्रैग फोर्स लगाता है। अभी आपको ये सब नहीं सोचना ये क्या होता है। देखो विस्कोसिटी सुना है आपने, पास थ्रू होना किसी लिक्विड की लेयर से, है ना। तो जो ये फोर्स होती है, फोर्स जो ये फोर्स पुश बैक कर रहा है, जैसे ये अगर नीचे जा रहा है तो लिक्विड उसको ऊपर की ओर खींचेगा। तो दिस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी n। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी n की पावर x मान लूं मैं, द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये बॉल खुद में कितनी बड़ी है, की पावर y, एंड द स्पीड ऑफ द स्फीयर की पावर z। अज्यूमिंग दैट f इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंट पावर्स, ये मैंने रख लिया पहले ही डिफरेंट। गेट्स अ फॉर्मूला फॉर f यूजिंग द मेथड। अब मुझे ये बताओ, आप क्या ये निकाल नहीं सकते क्या, f इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट को डिमेंशनलेस मान लो, n x r y z। ठीक है, क्या करो, फोर्स लिख लो इस साइड, एम एल टी माइनस टू।
के डायमेंशनलेस, कोई दिक्कत नहीं लिखने की नहीं। ईटा आपको पता है, आप उससे निकाल लो, इससे निकाल लो, आप निकाला होता है स्टोक्स लॉ से। आर आप लेंथ डाल दो, ये आप एल टी माइनस वन डाल दो, यहाँ से कुछ फॉर्मूला बनेगा। दिस इज योर होमवर्क, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट तो कर ही सकता हूँ, है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फॉर द इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम HCV। आप सारे क्वेश्चन HCV के हैं। फॉर द इक्वेशन F इज इक्वल टू A वी बी एंड डी सी, है ना। एफ इज फोर्स, ए इज एरिया, वी इज, तो आ जाइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको बस लेफ्ट राइट निकालना है। तो नीचे यहाँ क्या होगा, लेफ्ट साइड क्या होगा, डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। यहाँ पे एरिया है तो एल टू की पावर ए, और ये एल टी माइनस वन की पावर बी, और डी इज योर डेंसिटी। और डेंसिटी ऑब्वियसली यहाँ पे मास डेंसिटी मान के चल लो, अगर कुछ नहीं दिया है तो, ठीक है। एम एल माइनस थ्री की पावर सी, देन यू विल सॉल्व दैट एज एम एल टी माइनस टू। एम सेपरेट करो, एम की पावर सी हो जाएगा, एल की पावर टू ए प्लस बी माइनस थ्री सी, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा ना, टू ए प्लस बी माइनस थ्री सी। कैलकुलेशन धीरे धीरे आएगी आपको, फास्ट है ना। टी की पावर माइनस बी हो जाएगा, और कहीं से टी है नहीं। कंपेयर करो, सी विल बी इक्वल टू वन, सी विल बी इक्वल टू वन, और माइनस बी विल बी इक्वल टू माइनस टू, तो बी विल बी इक्वल टू टू, ठीक है। और आपका टू ए प्लस बी माइनस थ्री सी शुड बी इक्वल टू वन। पुट करो, टू ए निकालना है प्लस बी माइनस थ्री इंटू वन शुड बी इक्वल टू वन। टू ए प्लस टू माइनस थ्री इज इक्वल टू वन, टू ए माइनस वन इज इक्वल टू वन, टू ए इज इक्वल टू टू, ए इज इक्वल टू वन। ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू टू, सी इज इक्वल टू वन, है ना। तो ये आपका आंसर आ रहा है। तो सी इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू टू, ए इज इक्वल टू वन, तो दिस विल बी योर ऑप्शन, है ना। ये आप सॉल्व कर सकते हैं, ईजी है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगेन फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड ऑफ द साउंड, ठीक है, इन अ मीडियम, है ना। किसके साथ, द इलास्टिक कांस्टेंट की पावर x एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम, है ना। डेंसिटी ऑफ द मीडियम की पावर y, है ना। तो ये आपको निकालना है। तो इट ऑल्सो लुक्स लाइक द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट वी हैव सॉल्व्ड सो फार, है ना। इसमें तो कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्या करोगे, देखो, आप यहाँ पे अब आपको थोड़ा इलास्टिक कांस्टेंट पता होगा, तो आप सॉल्व कर लोगे, है ना। और बाकी तो आपका सिंपल है, ये पुट कर दोगे, यहाँ पे इक्वल टू करके के कर दोगे, फिर आप एक्स और वाई निकाल लोगे, पावर कंपेयर करके, इलास्टिक कांस्टेंट अगर आपको पता होगा तो, है ना। दैट्स सिंपल थिंग, है ना। और अगर मैं आपको यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला दे दूँ इलास्टिक कांस्टेंट का, दैट इज एम एल टी माइनस टू, तो आप कर सकते हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम विल बी एल टी माइनस वन इक्वल टू के, इलास्टिक कांस्टेंट का मैंने आपको दे दिया एम एल टी माइनस टू की पावर एक्स, ये मास डेंसिटी, कंपेयर करो, आंसर निकालो, दिस इज योर होमवर्क, दिस विल बी अ सिंपल फॉर्मूला, है ना। आगे चलते हैं। प्रेशर पी एक्टिंग ड्यू टू अ फ्लूइड इन अ कंटेनर डिपेंड्स ऑन वेट ऑफ द लिक्विड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, है ना। एस्टेब्लिश अ फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर निकालना है आपको ड्यू टू अ फ्लूइड ऑन द कंटेनर, है ना। जो भी आपका, तो इसमें सिंपल सा आपका क्या दिया हुआ है कि डिपेंड्स अपॉन योर वेट ऑफ द लिक्विड की पावर एक्स, योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की पावर वाई, एंड योर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की पावर जेड। सो ये फॉर्मूला निकालना है, क्या करेंगे बताइए। P इज इक्वल टू के डब्ल्यू एक्स ए वाई जेड, है ना। आप क्या करोगे, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, एम एल टी माइनस टू अपॉन एल टू, यह आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। ये आ गया, इसको हटा दो, कोई बात नहीं, डायमेंशनलेस मान लिया। वेट, वेट क्या हो जाएगा, एम, एम की पावर एक्स ना, यही गलती कर दी। वेट और मास अलग होता है ना। वेट क्या होता है, जो पुल होता है ग्रेविटी का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, मास इंटू एक्सीलरेशन। वेट इज ऑल्सो अ फोर्स, वेट इज ऑल्सो काइंड ऑफ फोर्स, तो एम इंटू ए, तो यहाँ पे आपको ना फोर्स के डायमेंशन डालने पड़ेंगे, ये बस ध्यान रखना। अगर आपने ये सही कर दिया, क्योंकि आपको पता है ना वेट और मास में क्या फर्क होता है ना। वेट आपका वो पुल होता है, जो मतलब वो फोर्स होती है जिससे आपको ग्रेविटी पुल कर रही है ना। नेक्स्ट इज योर एरिया की पावर वाई, फिर से मास डेंसिटी की पावर जेड। क्या ये कंपेयर कर सकते हैं आप, क्या ये कंपेयर कर सकते हैं, इजी है। क्या करोगे आप, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एक्स प्लस जेड, एल एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड, टी माइनस टू एक्स, ठीक है। कंपेयर करो, माइनस टू एक्स माइनस टू, तो एक्स आ जाएगा वन। क्या ये समझ आता है, अगर एक्स वन आ गया
x1 आ गया, फिर यहाँ पे आप z में पुट कर दो, ठीक है। तो 1 प्लस जेड शुड बी इक्वल टू 1, तो z आ जाएगा ये आपका 0, ठीक है। और यहाँ पे पुट कर दो तो आपका हो जाएगा 1 प्लस 2y शुड बी इक्वल टू -1, तो 2y इज इक्वल टू योर, अच्छा यहाँ पे ये भी है ना, तो 1 प्लस 2y-0 शुड बी इक्वल टू -1, तो 2y इज इक्वल टू -1 -1 -2, y इज इक्वल टू हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये आ गया, तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, काइंड ऑफ k, ठीक है, w की पावर 1, तो w लिख दूँ, चलो w की पावर 1, और एरिया की पावर y मतलब कि -1, और रो पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो आपने ये भी प्रूव कर दिया कि जिसने बोला है कि डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, वो गलत है, डेंसिटी पे नहीं डिपेंड करता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी K. The kinetic energy K of a rotating body depends on its moment of inertia I and its angular speed omega. Assuming the relation to be K is equal to some constant K I omega B, where K is dimensionless obviously, otherwise हम solve नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको पहले बताया अगर dimension होंगी इस constant की तो find A and B moment of inertia of a sphere, ये आपको दिया हुआ है। तो बताइए क्या होगा। देखो आपको बोला है इस रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू इसका इनर्शिया की पावर ए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या होता है रोटेशन में पढ़ेंगे, और एंगुलर स्पीड की पावर वी। आपको वैसे भी दिया हुआ है, ये मुझे लिखने की नीड नहीं थी, तो ये क्या हो जाएगा के, ठीक है। इसको मैं काइनेटिक एनर्जी लिख लूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आई ए ओमेगा वी, ठीक है। पुट कीजिए, क्या करेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आई कहाँ से, दिया तो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर 2/5 m²। नहीं भी पता हो तो आपको पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली डायमेंशन तो इससे आएंगे, इसका हमें कोई यूज नहीं होता है, कंफ्यूज करने को दिया है। तो mr² ही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन। अब mr तो क्या होता है, जो आपका डिस्टेंस होती है, मतलब क्या डिस्टेंस होती है वो बात की बात है, बट अभी आप देखो यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन लिख लूँ मैं, ml2t-2, एनर्जी है, वर्क है ना, और आपका k तो डायमेंशनलेस है, तो इनर्शिया क्या होगा ml2 की पावर a, है ना। ओमेगा आपको पता है, ओमेगा एंगुलर स्पीड हमने बार बार निकाला है, इसके डायमेंशन होते हैं टी की पावर -1। बिकॉज आप ऐसे भी सोच सकते हो, या तो आप ऐसे कर लो वी वाई आर करके, है ना। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, ओमेगा क्या होता है एंगल कवर्ड इन अ टाइम, तो थीटा का तो डायमेंशन नहीं होता, तो ये 1/t हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो, है ना। या वी वाई आर करके कर लो, LT-1/L, फिर भी T-1 आ जाएगा। तो यहाँ से अब ये कंपेयर ही करना है बस, ए और बी की वैल्यू निकाल लोगे, फॉर्मूला बन जाएगा। क्या ये समझ आता है। तो यहाँ से आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ से मैं देख सकता हूँ m आ जाएगा आपका m की पावर a, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ना, ml2t-2 शुड बी इक्वल टू ma L2a t-b, ठीक है। तो a आ जाएगा 1, ठीक है, b आ जाएगा आपका 2, a1 b2, और क्या, बस यही चाहिए। तो k क्या आ जाएगा, हाँ ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे भी आई ओमेगा स्क्वायर कैसे होता है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिवील्स दैट द मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। सबको पता है ना। ये आपका जो भी न्यूक्लियर प्रोसेसेस होती हैं, है ना, द एनर्जी इज सो ऑब्टेन्ड इज प्रोपोर्शनल टू सर्टेन पावर्स ऑफ मास m एंड स्पीड ऑफ लाइट c। तो ये एनर्जी देखो, जनरली हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या पढ़ते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन एनर्जी आपने पढ़ा है। अब मुझे ये बताओ, मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मास डिफेक्ट वगैरह सारी बातें करते हैं, ये क्या होते हैं क्या नहीं होते बात की बात है, बट जो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बोलते हैं कि मास आपका हमेशा एक रिएक्शन में कंजर्व रहता है, यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे जो मास गायब होता है ना, वो एक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और एनर्जी जो आती है उसका आपको बोला है कि द एनर्जी ऑब्टेन ड्यू टू दिस प्रोसेस इज प्रोपोर्शनल टू जो मास आपका लूज हुआ है, मतलब जो भी इस प्रोसेस में, उसकी पावर मान लो x है ना, एंड स्पीड ऑफ लाइट की पावर y। ये तो सबको ही पता है, MC स्क्वायर आना चाहिए। आपको बस होमवर्क है कि आप इसको निकाल के दिखाओ, है ना। तो इतना आप कर सकते हैं, इजी है ना। आई होप आप ये कर पाएंगे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या आपको मास पता ही है, स्पीड ऑफ लाइट के डायमेंशंस आपको पता ही है, बाकी क्या बचा, बाकी आपके पास क्या बचा, फिर एनर्जी आपको पता है, तो क्या करोगे आप, एनर्जी हो जाएगा k m की पावर x c की पावर y, एनर्जी हो जाएगा वर्क की डायमेंशन ml2t-2 k m की पावर x LT-1 की पावर y। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट कंपेयर कर लूँ, है ना, m की पावर 1 यहाँ भी 1, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ पे l की पावर 2 होगी, यहाँ की l की पावर y होगी, है ना। तो यहाँ से मैं कंपेयर करके y इज इक्वल टू 2 आ गया, तो सीधे आ गया E विल बी समथिंग k m c स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला एंड ऑल पे जाने की आपको अभी नीड नहीं है, बस आप ये देखो कि क्या आपने ये देखा, आपको बचपन से पता है इक्वल टू MC स्क्वायर,
तो आपका के जो है यहीं से डिसाइड हो जाएगा, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, इसको समझते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, एक स्ट्रिंग को अगर आप वाइब्रेट कराओगे तो नोड्स एंड ऑल क्या होता है, बात की बात है, बट अभी आप समझो इस चीज को कि लेंथ बिटवीन द नोड्स, है ना। मैं इसको इसको अभी आप ऐसे समझो कि अगर आपने दो पॉइंट पे ऐसे स्ट्रिंग पकड़ ली है, ठीक है, तो वहां से ऐसे आप वाइब्रेट कराओगे उसके अबाउट, तो बस अभी नोड्स क्या होता है उसमें आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इसकी वाइब्रेशन की, इट डिपेंड्स अपॉन, क्या बोला है कि लेंथ बिटवीन द नोड्स, ठीक है, टेंशन फोर्स, फोर्स ये टेंशन तो कोई दिक्कत नहीं है इन द स्ट्रिंग, एंड इट्स मास पर यूनिट लेंथ। दिस इज नॉट मास, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ, ये ध्यान रखना है बस। तो इसको मैं स्टार करके की पावर जेड कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब क्या करो, इक्वल टू के कॉन्स्टेंट एल की पावर एक्स एफ की पावर वाई एम की पावर जेड एम स्टार, कोई दिक्कत नहीं है। आप पता है क्या है, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है। अगर आपने यहाँ पे मास लीजिए तो दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ पे दिया है ना मास पर यूनिट लेंथ, है ना। अब क्या करो, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाई टाइम पीरियड मतलब टी की पावर -1, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो लेंथ की पावर एक्स, फोर्स तो कोई भी सी फोर्स हो, चाहे टेंशन हो चाहे कोई सी भी हो, एम एल टी-2 की पावर वाई, ये मास पर यूनिट लेंथ की पावर जेड। क्या ये समझ आता है, ठीक है। अब क्या करो, m0 L0 T-1 शुड बी इक्वल टू एम वाई प्लस जेड, और एल एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और T-2 y, ठीक है। तो यहाँ से आपका y क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ से आपका y आ जाएगा -2y विल बी इक्वल टू -1, तो y आ जाएगा 1/2, ठीक है। y आ गया 1/2 तो z आ जाएगा -1/2, z आ गया -1/2 तो यहाँ पे पुट कर दो, x प्लस 1/2 माइनस -1/2 शुड बी इक्वल टू l की पावर 0, तो x विल बी 1/2 प्लस 1/2 1 उधर जाके -1, तो x इज इक्वल टू -1। तो आपको फॉर्मूला क्या आया, कांस्टेंट k और लेंथ की पावर x, है ना, मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन द नोड्स, है ना। नोड्स एक्चुअली ये हिंज पॉइंट्स को ही बोलते हैं एक तरह से, आपको अभी ये दिक्कत नहीं लेनी है क्या होता है, बस अभी आप ये समझो l की पावर x, x इज योर -1, ठीक है, और फोर्स की पावर y, फोर्स की पावर हाफ, और आपका मास पर यूनिट लेंथ, इट इज नॉट मास, इट इज मास पर यूनिट लेंथ की पावर z -1/2, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ ये हो जाएगा k, सम k, है ना, तो ये आ जाएगा 1/L, ये हो जाएगा फोर्स का रूट, है ना, टेंशन फोर्स का रूट, और ये नीचे रूट आ जाएगा, ऐसा कुछ आ गया। अब आप ये पढ़ेंगे ये क्या होता है, आप ये अच्छे से पढ़ेंगे, √F/m, ठीक है, क्या ये समझ आता है। और ऐसा ही कुछ आप पढ़ेंगे जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना, कि स्ट्रिंग में कैसे आप नोट्स देखते हैं, उस नोट्स को अगर कितने, मतलब कितना उसकी फ्रिक्वेंसी आती है ना, किस तरह से वो, मतलब आप देखेंगे सारे केसेस देखेंगे। जैसे आप एक ऐसे देखेंगे, फिर आप इसको ऐसे करवा के देखेंगे, है ना, फिर आप इसको 3 ऐसे लूप, मतलब अभी के लिए मैं आपको ना स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप करेंगे वेव्स में, तो आपको अभी इसकी टेंशन लेने की नीड नहीं है। आगे चलते हैं। Okay, so that's all for the day. I hope you liked my approach. I hope you liked the questions. And above all of that, I hope you were able to solve, or at least understand, most of the questions in this video. Huh? If you were able to understand the things, not able to solve the things, then try to practice. Practice will definitely make you perfect in no time. Hai na? So that's all for the lecture. I hope you liked the video. If you like my effort, do like the video, comment on the video, subscribe to the channel so that I will be motivated enough to like upload consistently. Hai na? So thank you so much. Let's see you all in the next video.